Assalamu alaikum. So the topic we are going to study today is cash book. And what kind of cash book? Three column cash book. ठीक है जी. देखिए कैश बुक पढ़ाने से पहले ऑब्वियसली अगेन हमें यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि कैश बुक इटसेल्फ है क्या. सो कैश बुक इज थ्री कॉलम कैश बुक इज वन ऑफ द काइंड्स ऑफ जॉइंट लेजर ऑफ कैश एंड बैंक. ठीक है. यानी कि कैश बुक जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे दैट इज अ जॉइंट लेजर ऑफ कैश एंड बैंक. ठीक है. All transactions which pertain to cash and bank are posted into three column cash book. यानी कि जो भी कैश बुक हम कभी भी बनाएंगे तो उसमें हमेशा जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी या तो जो वो कैश से रिलेटेड होंगी वो होंगी या बैंक से. या सही है. कैश बुक shows cash in hand and cash in bank simultaneously at the end of each month. The primary goal of कैश बुक is to manage cash efficiently. देखें कैश बुक बेसिकली जब हम स्पेशल जर्नल्स पढ़ लेते हैं तो जैसे मैंने आपको स्पेशल जर्नल्स में बताया था कि स्पेशल जर्नल का जो एम होता है वो ये होता है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट जब होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली होता है तो वो स्पेशल जर्नल मेंटेन रखते हैं कि भाई हम अपना सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल हम सेपरेटली मेंटेन रखेंगे. उसको हम बोल रहे थे स्पेशल जर्नल. सिमिलरली कैश बुक का जो मोटिव है देखें एज द नेम सजेस्ट कैश बुक यहाँ पे नाम गिवन है ना तो इसका मकसद ये है कि वो ट्रांजैक्शंस जिनका बज़ाहिर ताल्लुक कैश या बैंक से होगा उनको अगर आप सेपरेटली किसी टी अकाउंट में या लेजर अकाउंट में मेंटेन रखें तो उसको हम बोलते हैं कैश बुक. ठीक है जी. और इसका मोटिव क्या है कि भाई टू ऑब्वियसली टू मैनेज द कैश एफिशिएंटली एंड कैश के बैलेंसेस को पता लगाना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है. ताकि अकाउंटेंट के लिए भी इजी हो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाए ये सब. ठीक है. इट इज ऑल्सो मच फास्टर टू एक्सेस द कैश इन्फॉर्मेशन इन अ कैश बुक देन बाय फॉलोइंग द कैश थ्रू अ लेजर. ठीक है. देखिए कैश बुक का सबसे अच्छा मोटिव तो यही होता है ऑब्वियसली कि आपको कैश इन हैंड कैश एंड बैक आपके बिजनेस का एक ही दफा पता चल जाए एक ही साथ. ठीक है. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. भाई बजाय इसके कि आप किसी अपने जो है कैश के लेजर पे जाएँ. देखिए अब देखिए लेजर जैसे मैंने आपको पहले बताया था लेजर सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. जब भी आप जनरल जर्नल बनाते हैं, तो जनरल जर्नल में आप बज़ाहिर देख के नहीं बता सकते कि कितना कैश आया, कितना कैश गया पूरे महीने में, ठीक है? लेकिन टी अकाउंट का फ़ायदा यही मैंने आपको बताया था कि टी अकाउंट का फ़ायदा यही है कि ऑन द स्पॉट आप बता सकते हैं कि पूरे मंथ्स में ट्रांज़ैक्शंस कितनी हुई और कितना बैलेंस आपके पास रिमेनिंग है या कितना बैलेंस आपका ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है? सो क्योंकि ये खुद भी इट इज़ अ जॉइंट लेजर से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जॉइंट लेजर का मकसद ये है कि कैश और बैंक के दोनों लेजर्स को अगर हम मिला दें, कंबाइन कर दें तो इट विल बिकम अ जॉइंट लेजर या इट विल बिकम कैश बुक जिसको हम नाम देते हैं। एक चीज़ आपके ज़हन में रहे कि जब हम कैश बुक के सवाल सॉल्व करेंगे, तो इसमें वो ट्रांज़ैक्शंस इनकॉर्पोरेट होंगी जिनमें या तो कैश इन्वॉल्व होगा, ठीक है जी? या जिनमें बैंक इन्वॉल्व होगा या दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? वो ट्रांज़ैक्शन जिनमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होगा, हम सिर्फ़ उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, अदरवाइज़ और जो बाकी ट्रांज़ैक्शंस होंगी उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकी जो इसमें सब्सिडियरी हमारे पास जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स डिस्काउंट आपको मालूम है क्या होता है कि जब भी एज़ अ सेलर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है? यानी कि रिडक्शन इन प्राइस हम ऑफ़र करें तो ये कहलाएगा सेल्स डिस्काउंट और कोई हमें ऑफ़र करे या हमें डिस्काउंट मिले, तो हम उसको बोलते हैं परचेज़ डिस्काउंट, ठीक है? लेकिन अगर हम किसी को डिस्काउंट दें, तो इट विल बी कॉल्ड सेल्स डिस्काउंट। नेचर आपकी मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें जब डिस्काउंट मिलता है, तो वी विल रिगार्ड एज़ अ इनडायरेक्ट इनकम या बेनिफिट. So it has a nature, it is recorded on the credit side. Similarly, sales discount क्योंकि हम फॉर एग्जांपल 1 लाख की चीज़ 95,000 में बेचेंगे तो हम अपना 5,000 का नुकसान करेंगे ना, कस्टमर को 5,000 का फ़ायदा देने के लिए। तो हमें तो नुकसान हो रहा है, तो सेल्स डिस्काउंट इज़ रिगार्डेड एज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस, नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस. अगेन आई एम रिपीटिंग. सो सेल्स डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. अगेन कैश में ऑब्वियसली इनफ्लो होगा, कैश का आने का मकसद होता है डेबिट, कैश के जाने का मकसद होता है यानी कि रिडक्शन इन एसेट व्हिच मीन्स इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सिमिलरली बैंक डेबिट जब होता है कि कोई भी कैश आपके बैंक में आया है और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी रिगार्डेड एज बैंक डेबिट. और बैंक से अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं वाया कैश या कार्ड तो ऑब्वियसली बैंक में जो आपका कैश का अमाउंट है वो कम हो जाएगा तो इट मीन्स कि बैंक क्रेडिट. ठीक है जी. तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे कैश बुक के. और कैश बुक में यहाँ पे आपको मैंने स्पेसिमेन भी यहाँ पे शो कर दिया है आपको. स्पेसिमेन का मकसद ऑब्वियसली वही है कि जो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिंग अ कैश बुक, ठीक है? तो कैश बुक अगर आप भी गौर करें तो आपको इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ टी अकाउंट लग रहा होगा जो जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि इट इज़ अ जॉइंट लेजर. तो जॉइंट लेजर का मकसद क्या होता है? जॉइंट लेजर का मकसद यही होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ टी अकाउंट, ठीक है जी? तो टी अकाउंट अगर आप गौर करें ये कैसे है?
लेफ्ट हैंड साइड जो आपको यहाँ पूरी नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है, इट इज अ डेबिट साइड, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड आपको नजर आ रही है, दिस इज अ क्रेडिट साइड, ठीक है। लेकिन सेल्स डिस्काउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, देखिए आपको डेबिट यानी लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। सिमिलरली कैश डेबिट, बैंक डेबिट, ठीक है। सिमिलरली कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज द क्रेडिट, इज द डेबिट साइड, एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, ठीक है जी। सो ये है स्पेसिमेन ऑफ कैश बुक। जिनका टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट और स्पेशल जर्नल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो कैश बुक बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट, आपको कैश बुक पढ़ने से पहले लेजर का और स्पेशल जर्नल का अच्छा खासा इंट्रो होगा। अगर आपकी ग्रिप है उस पर, तो कैश बुक बनाने में आपको कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है। सो अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है कैश बुक का। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह गिवन होगा। सबसे पहले आपका काम ये है कि ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक से रिलेटेड है। जो कैश और बैंक से रिलेटेड नहीं होगी, उसको हम इस कैश बुक में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये यू ऑल मस्ट कीप इन माइंड कि भाई जो भी कैश बुक में, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट कैश बुक, तो कैश चाहे बैंक में हो या कैश इन हैंड हो, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिनमें कैश और बैंक का जिक्र होगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, बाकियों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो भाई अब हम यहाँ पे सवाल सॉल्व करेंगे। अगेन स्पेसिमेन को देखते हुए आपने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है। जो बिजनेस का नाम गिवन नहीं है, तो उस पर्सन का नाम लिख देंगे। थ्री कॉलम कैश बुक, कौन से मंथ और ईयर के लिए बना रहे हैं वो भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट पहले से डाली हुई है इन ऑर्डर टू सेव टाइम, ठीक है। अब पहली ट्रांजैक्शन आपके सामने है, दैट इज ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। आई एम, अब देखें मैं यहाँ पे रेकमेंड ये करूंगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने से पहले आप अपने जहन में उसकी जनरल एंट्री लाजमी बनाएं, ताकि आपको पता हो कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंट्री है, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, इसकी एंट्री अगर हम जनरल एंट्री बनाते तो एंट्री ये बनती, कैश डेबिट 50,000 एंड कैपिटल मिस्टर हसान क्रेडिट 50,000। ऑब्वियसली यहाँ पे कैश डेबिट का कॉलम अवेलेबल है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे सिंपल मेंशन कर देना है कि भाई बिजनेस में कैश डेबिट हुआ है 50,000। अब रीजन तो क्रेडिट है, यानी कि कैपिटल है, कहाँ लिखते हैं, तो हम कैश बुक का रूल है कि भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल हसान, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मेंशन, अब देखें, अब लोग को ये पूछ सकता है कि भाई कैपिटल तो हमें क्रेडिट पे लिखना था, हम ये यहाँ क्योंकि ये देखें दिस इज कैश बुक ना। तो कैश बुक का मकसद ये है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड होंगे। अब हमने कैश का रीजन तो दे दिया भाई कि भाई कैश डेबिट हुआ है 50,000 से, और रीजन हमने यहाँ पर्टिकुलर में दे दिया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कैश डेबिट, द रीजन इज कैपिटल मिस्टर हसान, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या कह रही है, ओपन अ बैंक अकाउंट 20,000। इसकी एंट्री हम क्या बनाते भाई, ओपन अ बैंक अकाउंट की इसकी हम एंट्री बिल्कुल सिंपल ये बनाते कि बैंक डेबिट 20,000 एंड कैश क्रेडिट, यानी कि आपके हाथ में जो कैश इन हैंड था वो कम हो गया, वो बैंक अकाउंट में चला गया, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया। सो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट ये हमारी एंट्री बनती, ठीक है। सो यहाँ पे दो काम हुए हैं। अब देखा इस एंट्री को गौर करें यहाँ पे जरा, यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो बैंक का डेबिट के कॉलम में आप जाएंगे, कुछ नहीं करना आपने, आपने अमाउंट मेंशन करना है कि भाई बैंक डेबिट हुआ है 20,000 से, द रीजन इज कैश। सिमिलरली आपने आना है कैश के कॉलम में, यहाँ पे आपने लिखना है कि भाई कैश क्रेडिट हुआ है 20,000, और इसका जो रीजन है, द रीजन इज बैंक, सही है जी। तो इस तरह ये पोस्टिंग होनी है, जिस एंट्री में बैक वक्त कैश और बैंक इन्वॉल्व हो, उसकी ये पोस्टिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाते हैं इशूड चेक फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। देखिए इशूड चेक का मकसद ये है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आप चेक इशू करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आप पेमेंट बैंक से कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी एंट्री हम ये बनाते हैं, परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट बाय 5,000। तो जनवरी 5 को क्या हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ कितने से, 5,000 से। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई बैंक क्रेडिट हुआ है 5,000 से, एंड द रीजन इज परचेजेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अकाउंटिंग का फिनोमेना कि डेबिट का रीजन होता है क्रेडिट, क्रेडिट का रीजन होता है डेबिट। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो भी आप लोग कैश बुक बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो जब, तो आपने माइंड में पहले इसकी जनरल एंट्री बना लेनी है, ताकि आपको पता हो कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जनवरी 7 की ट्रांजेक्शन पे, पेड कैश फॉर रेंट एक्सपेंस। इसकी एंट्री क्या बनती, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 4,000। भाई 4,000 से हुआ है कैश क्रेडिट 4,000 से, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
कैश क्रेडिट 4000 और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, रेंट एक्सपेंस। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा यहाँ मैंने शायद बंद कर दिया, बैंक क्रेडिट होना था, बैंक क्रेडिट हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। तो कैश के डेबिट होने का जो रीजन है एंड दैट इज 20,000। ठीक है जी, और रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे, कमीशन इनकम। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, यानी कि कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो कैश दोबारा से डेबिट हो गया 20,000। ठीक है, और रीजन क्या लिख देंगे, रीजन सिंपल सेल्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं January 13 पे रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर नादिर 4,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक चीज का जिक्र हो रहा है कि वी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर नादिर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, भाई क्यों रिसीव किया, रीजन गिवन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक। तो इस केस में जहाँ पे सिर्फ ये मेंशन हो कि वी हैव रिसीव्ड सम अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन, इसका मकसद ये होता है कि हमने या तो उसको कोई चीज बेची थी, सही है, तो जो ऑब्वियसली कोई चीज बेची थी उधार पे बेच दी होगी, जिसकी अजम्पशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अकाउंट में हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि अगर इस तरह की कोई चीज मेंशन हो कि भाई आपने पैसा वसूल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर नादिर 4,000, तो इसका मकसद ये है कि आपने पहले कोई ना कोई चीज उन भाई साहब को बेची होगी, भले ही उधार पे बेची हो, तो वो पैसे आप पेमेंट कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो रिसीव्ड चेक 4,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक तो डेबिट हो गया 4,000। अब इसकी एंट्री क्या बनाते हैं, देखिए एंट्रीज की सिंपल ये बनती है, बैंक डेबिट ऑब्वियसली 4,000, बैंक डेबिट 4,000 एंड अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर नादिर क्रेडिट 4,000। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि भाई अकाउंट रिसीवेबल का जिक्र कहाँ से आ गया। तो देखिए अकाउंट रिसीवेबल का जिक्र इसलिए आ गया क्योंकि अगर ये अजम्पशन ये है कि भाई हमें किसी से पैसा वसूल करना था, वसूल कर लिया है, ठीक है, तो भाई बैंक में पैसा तो आ गया। अब वसूल जब पैसा कर लेते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो एक एसेट होता है, वो खत्म हो गया, कि रिसीव कर लिया, अब तो रिसीव नहीं करना ना। तो यहाँ पे हम रीजन दे देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर नादर। ठीक है जी, तो जिस हमने ये रीजन लिख दिया कि भाई पैसे आ गए हमारे पास और हमें जिस बंदे से लेने थे उसका हमने जिक्र कर दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं इशूड चेक टू मिस्टर हादी। अच्छा अब देखेंगे इसकी बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है, यहाँ पे था कि वी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर नादर, यहाँ हम कह रहे हैं कि वी इशूड चेक टू मिस्टर हादी। तो देखें ये वो मैंने यहाँ जानबूझ के एंट्री रखी है ताकि आपको क्वेश्चन की रेलेवेंट समझ में आए। देखें जब इस केस में हम रिसीव कर रहे थे पैसा, तो हम अकाउंट रिसीवेबल से लिंक कर रहे थे इसको। तो जब इस केस में हम कोई इशू चेक इशू कर रहे हैं, व्हिच मींस वी आर पेइंग टू समवन, ठीक है ना, तो इसमें हम किस चीज का जिक्र करेंगे, पेमेंट का, यानी कि अकाउंट्स पेएबल का। क्यों, इसमें हम असम्पशन ये लेंगे कि भाई हमने, अब इस केस में हमने किसी से कोई चीज खरीदी थी, उसको पेमेंट हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो असम्पशन ये है कि हमने जब वो चीज कोई खरीदी होगी तो हमने खरीद ली भाई, अब पैसे अब 13 तारीख को पे कर रहे हैं मिस्टर हादी को। ठीक है, और बैंक से पे कर रहे हैं, इशूड टैग का मकसद है कि वी आर पेइंग फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो पेमेंट कब की एंट्री, जब हम किसी को पे कर देते हैं उसका उधार जो भी होता है, तो जब हम पे कर रहे होते हैं तो एंट्री क्या बनती है, अकाउंट्स पेएबल डेबिट 5,500 एंड कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट 5,500। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स पेबल यहाँ डेबिट हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी। जब लायबिलिटी हम पे ऑफ करते हैं तो इट इज, यानी कि इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट इन द डेबिट साइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई बैंक क्रेडिट हो रहा है 5,500 से, कितने से, 5,500 से बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल मिस्टर हादी। ठीक है जी, तो हादी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई मिस्टर हादी थे, उनका कोई अकाउंट, हमें कुछ पैसे पे करने थे उनके, वो हमने वाया बैंक पे कर दिए। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं नंबर 17 ट्रांजैक्शन में, दैट इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4,000। अब देखें पर्सनल यूज का मकसद होता है ड्राइंग। ठीक है, पर्सनल यूज मैंने हमेशा आपको बताया था अकाउंटिंग की बेसिक पढ़ाते हुए भी कि पर्सनल यूज का मकसद होता है कि जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकालता है, वी कॉल्ड इट एज अ ड्राइंग। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनती, ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे 17 जनवरी को बैंक जो क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, इसका रीजन हम क्या दे देंगे, हम यहाँ पे रीजन दे देंगे ड्राइंग
ड्राइंग हसान का रीजन हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब भी ऑनर अपने जाती मफाद के लिए कोई चीज पैसा बिजनेस से निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, ये भी आपको रूल में बता चुका हूँ बेसिक अकाउंटिंग जब हम पढ़ लेते। सही है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या है, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखें यहाँ पे ये बार बार ये लॉजिक देने की जरूरत इसलिए है कि पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वो ड्राइंग कहलाएगा, ऑफिस यूज के लिए निकालने का मकसद ये कि भाई वो पैसा जो कभी किसी जमाने में ऑफिस में था, पहले वो अपने बैंक में जमा कराया, फिर बैंक से वापस आप ऑफिस में ले आए। इट मींस कि कैश इन हैंड इंक्रीज हुआ है और कैश एट बैंक डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ है कि कैश तो डेबिट हो गया हमारे पास, ठीक है, 7,000 से, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 7,000 से। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कैश डेबिट हो रहा है कितने से, 7,000, सही है जी, और उसका रीजन आ जाएगा बैंक, ठीक है। क्योंकि मैंने बैंक यहाँ में क्यों लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि डेबिट का रीजन होता है क्रेडिट और क्रेडिट का रीजन होता है डेबिट। अब सिमिलरली 20th जनवरी को यहाँ पे जो बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक के क्रेडिट होने का जो रीजन है हमारे पास, दैट इज 1000, पहले तो अमाउंट 7,000 और फिर जो इसका रीजन है, दैट इज द रीजन इज कैश, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट का मकसद ये है कि भाई कैश जो है वो कैश इन हैंड जो है वो कम हो रहा है अगेन, और बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है। तो भाई बैंक अकाउंट में इंक्रीज होने का मकसद ये है कि बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो बैंक डेबिट हो गया 6,000 से, ठीक है जी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, कैश, ठीक है। और सिमिलरली 27 जनवरी को हमारे पास कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो पैसा कहाँ चला गया, वो पैसा बैंक में चला गया। तो एक पैसा बैंक में चला गया तो इसका मकसद क्या है कि भाई वो कैश इन हैंड जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है जी, और बैंक जो है वो डेबिट हो गया, यानी कि बैंक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे बैंक, ठीक है जी। तो ये भी हमारी एंट्री यहाँ पे पोस्ट हो गई। फिर पेड सैलरीज इन कैश 6,000, तो कैश क्रेडिट हो रहा है और रीजन क्या है, सैलरीज 6,000। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि हम इसकी एंट्री क्या बनाते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 6,000 एंड व्हाट, एंड कैश क्रेडिट 6,000। यहाँ पे हमने अगेन लिख दिया 6,000। सो यहाँ पे अब आपके सामने है कि यहाँ पे हमने कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और जितनी भी बाकी ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने वो सब की सब यहाँ पे कैश बुक में पोस्ट कर दिया। अब बच्चे ये पूछेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ट्रांजैक्शन तो सारी पोस्ट हो गई, ठीक है। तो अभी कैश बुक कंप्लीट नहीं हुई है, अब कैश बुक हमने करना है कंप्लीट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लेजर अकाउंट जब हम बनाते थे, टी अकाउंट, जो कोई सा भी टी अकाउंट जब हम बनाते थे उसका एक रूल बताया था मैंने आपको कि जब भी टी अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि स्मॉलर साइड कौन सी है। अब आप गौर करें कि दिस इज द डेबिट साइड बिकॉज इट इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, और जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि मैंने बताया है लेजर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेजर ही है इटसेल्फ। और जो छोटी साइड होती है वहां पे बैलेंसिंग और फुटिंग होती है, ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट देखूं तो ये बन रहा है 97,000, ठीक है जी, यानी कैश का डेबिट जो है वो बन रहा है 97,000, सही है। और कैश का जो क्रेडिट बन रहा है अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये बन रहा है 36,000, ठीक है। इट मीन्स कि कैश की जो डेबिट साइड है ये बड़ी है एज कम्पेयर टू द कैश क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। अब जरा अब चले आप बैंक का भी चेक कर लेते हैं। बैंक की जो डेबिट साइड है इसका टोटल आ रहा है 30,000, ठीक है। लेकिन जो बैंक की क्रेडिट साइड है इसका टोटल, इसको अगर हम करें तो ये बनेगा 21,500, विच मीन्स कि बैंक की भी जो डेबिट साइड है वो बड़ी है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एज कम्पेयर टू द बैंक क्रेडिट साइड। तो इन कंक्लूजन में ये बोल सकता हूँ कि जो क्रेडिट साइड है पूरी कैश बुक की, ये छोटी है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स एज कम्पेयर टू द डेबिट साइड। तो अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टी अकाउंट्स या अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ जनरल लेजर, हमारी जो फुटिंग और बैलेंसिंग होगी वो कहाँ होगी, ऑन द स्मॉलर साइड, यानी कि ऑन द क्रेडिट साइड। तो करना कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फुटिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि फुटिंग हमेशा पेंसिल से होती है, आप लोग पेंसिल से करेंगे, यहाँ मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ शो करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 21,500, ठीक है।
फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम 1-2 लाइनें छोड़ के हम पहले टोटल लिख लेते हैं, जो भी किसी भी साइड का जो टोटल होता है वो जो आ रहा होता है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल जो ग्रेटर साइड है वो है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल हम दोनों साइड्स पे लिख लेंगे, ठीक है जी? तो डेबिट साइड का टोटल जो कैश का आ रहा है दैट इज़ 97,000, ठीक है? और जो इस साइड का आ रहा है दैट इज़ 30,000, सही है? सिमिलरली हमने यहाँ भी यही किया, यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे दोनों साइड्स का टोटल लिख लिया। हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ जनरल लेजर कि जो ग्रेटर साइड होती है उसका हमें टोटल दोनों साइड लिखना होता है। और यहाँ पे हम थोड़े से बॉर्डर्स भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमें मसला ना हो कि भाई यहाँ पे करना क्या है। ये देखें अकाउंटिंग का रूल है, यहाँ पे इस तरह आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपको ये थोड़ा सा डिफाइन हो जाए कि व्हाट इज द टोटल, और मार्कर्स वगैरह यूज करिएगा ताकि मसला ना हो। अब देखें अगेन, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपने फुटिंग कर ली। अब ऑब्वियसली ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी थी, तो अब आपने यहाँ से कुछ अमाउंट लेके जाना है एज अ कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, ताकि वो चीज ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। तो कुछ नहीं करना, हमें जनवरी 31 को, हमेशा याद रखिएगा जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है वो सेम महीने की आखिरी तारीख को होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। और कितना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 36,000 है, कैश का क्रेडिट, बैंक कैश का डेबिट 97,000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, कितना कैरी करेंगे कि ये 36,000 97,000 के इक्वल हो जाए, तो वो आप करेंगे 61,000, ठीक है? सिमिलरली बैंक की जो क्रेडिट साइड है दैट इज 21,500 और बैंक की जो डेबिट साइड है दैट इज 30,000। तो 21,000 में कितना ऐड करेंगे कि 30,000 के इक्विवेलेंट हो जाए, तो वो होगा 8,500। तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, ठीक है जी? तो ये हो गया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लेजर हम क्या करते थे, जब बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता था तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को हम उसको बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके हम वापस ले आते थे। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपल लिख देना है बैलेंस BLNC बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है जी? और वो कौन सा बैलेंस होगा, ऑब्वियसली जो कैरी करके लेके गए थे वही यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है जी? तो यहाँ पे हमारे पास कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल ईजी था। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे जनरल एंट्री और की अकाउंट्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो जनरल जो हमारे पास ये जो कैश बुक है ये सॉल्व करना उस बच्चे के लिए दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। जिसको जिसको लेजर के अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट सही से आता होगा, स्पेशल जर्नल सही से आता होगा, और जनरल जर्नल कहीं ना कहीं आता होगा, ठीक है जी? अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डेकोरेटिव पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूं कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपने इसमें नोट करनी होती हैं जिनमें कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट में इन्वॉल्व हो, ठीक है? तो अगर मैं आपको नोट करवाऊं, ये जो 2 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है इसमें अगर आप गौर करें यहाँ पे आपको, और 20 और 27, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, कैश बुक वैसे तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें थोड़े से डेकोरेटिव पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, ये वो ट्रांजैक्शन थी, फॉर एग्जांपल ओपन द बैंक अकाउंट 20,000, इसकी एंट्री क्या बनी होगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन में डेबिट एंड क्रेडिट में बैंक इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक और कैश एक साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो, यानी डेबिट और क्रेडिट में, इस ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। ठीक है, या कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। क्यों कॉन्ट्रा बोलते हैं? कॉन्ट्रा का मकसद इन दिस केस ये होता है कि जिनका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल निल हो। इफेक्ट निल का मकसद क्या है भाई, आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने उसमें से 50,000, आपने 1 लाख रुपए आपके हाथ में थे, यानी कैश इन हैंड, आपने वही 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ भाई, पैसे तो उतने ही रहे, अब भले ही वो आपके हाथ में थे, तो भाई कैश इन हैंड के बजाय आपने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो क्या होगा, अल्टीमेट इफेक्ट इज निल, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आपके हाथ में पैसा था वो आपने बैंक में जमा करा दिया, बैंक से था आपके हाथ में आ गया, कैश इन हैंड हो गया वो। तो कैश है, चाहे बैंक में हो चाहे वो आपके कैश इन हैंड हो। ठीक है, सो ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका इफेक्ट निल होता है आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट, उनको हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे उन ट्रांजेक्शन को मेंशन करना होता है PR के कॉलम में, पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम में। ठीक है, और हम यहाँ पे कैसे रेफर करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जिनमें बैंक और कैश एट द सेम टाइम डेबिट और क्रेडिट में इन्वॉल्व हो, हम उनको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सही है, CONTRA। अब ऑब्वियसली पूरा तो हम नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे जस्ट कैपिटल C मेंशन कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जितनी भी जो मैंने ट्रांजैक्शन हाईलाइट करी हैं
20 ऑफ जनवरी की और 2027 की दोनों जगह पे डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कैपिटल सी लेके। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये वो ट्रांजैक्शन है जिनमें बैक वक्त डेबिट और क्रेडिट में कैश एंड बैंक इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ ये पर्पस था बताने का, और इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है जी। और सिमिलरली अगर कोई रिसीट एंड पेमेंट हुई है भाई, आपने कोई जो उधार था वो वसूल कर लिया है, ठीक है, तो आप उसके आगे पोस्टिंग रेफरेंस में यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे क्योंकि आपने उधार रिसीव कर लिया, आप रिसीव नहीं करना। सिमिलरली कोई उधार पे कर देंगे तो उसके आगे भी चेक मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये सिर्फ थोड़े से डेकोरेटिव पॉइंट्स होते हैं, इसकी हमें पता ये चलता है कि भाई उधार था वसूल कर लिया, चेक मार्क लगा दिया, और यानी कि उधार था पे कर दिया तो चेक मार्क लगा दिया। सिमिलरली वो ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट एंड एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट, कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें बैक वक्त यानी कि ऑन द सेम टाइम कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट में इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, और वो कॉन्ट्रा का मकसद ये होता है कि जिसका अल्टीमेट इफेक्ट निल हो। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए कैश इन हैंड था, वो आपने बैंक में जमा करा दिया, हुआ कुछ भी नहीं, कैश हाथ से निकल के बैंक में चला गया, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। जो पैसा हाथ में था वो बैंक में चला गया, पैसा तो पैसा है, फिर चाहे हाथ में हो चाहे बैंक में हो। ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं या कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। हम उनको मेंशन यहाँ पे कर देंगे जिनमें साइमल्टेनियसली कैश एंड बैंक डेबिट एंड क्रेडिट में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे हमारा कैश बुक का अगर आप गौर करें, कैश बुक का अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया बहुत इजीली, और कोई यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस आपको जनरल लेजर और स्पेशल जर्नल के कुछ कॉन्सेप्ट पता हो तो ये कैश बुक का आपको आराम से कर लेंगे। अब हम इंशाल्लाह इसके बाद 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो फिर इंशाल्लाह।